नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप मुझे देख रहे हैं फेस टू फेस उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास रहा क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हुआ है। तीसरे चरण के तहत इन 10 सीटों पर मतदान हुआ है और इन 10 सीटों में से कुछ सीटें बेहद हाई प्रोफाइल रही क्योंकि यहाँ पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। भली बात मैनपुरी की हो, बदायूं की हो, ईटा की हो या फिर फिरोजाबाद की हो या फिर बात हो फतेहपुर सीकरी की। अक्षय यादव, आदित्य यादव, डिंपल यादव, उनके साथ कुछ केंद्रीय मंत्रियों की भी साथ का सवाल है और यहाँ पर अभी भी मतदान जारी है। शाम के 6 बज रहे हैं और 5 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो इस वक्त एवरेज है 55.13 और माना जा रहा है कि पिछले 2 चरणों से ये ज्यादा वोटिंग परसेंट है। यानी कि इस बार मतदाताओं में तो खासा उत्साह रहा है और वो भी क्यों ना, क्योंकि जो 10 सीट होती है ये यादव बेल्ट यानी कि यादवों का गढ़ मानी जाती है। 10 में से 9 सीटें पिछले बार भाजपा के पास थी और इस बार भाजपा का लक्ष्य है कि वो इन 10 में से 10 सीटों को अपने नाम कर सके। लेकिन भाजपा की राह इतनी आसान नहीं लग रही क्योंकि इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। इंडी गठबंधन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार इन कुछ सीटों में वो सेंध तो जरूर मार पाए, लेकिन क्या बीजेपी की गढ़ में इस बार एसपी और कांग्रेस मिलकर अपने गठबंधन के साथ सेंध मार पाएगा? ये तो 4 जून को स्पष्ट होगा। और बीजेपी की राह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से अलग होकर के लड़ाई लड़ रही है। और आज चर्चा करने के लिए इन 10 सीट पर जो तीसरे चरण के तहत मतदान हुआ है, वोटिंग परसेंट किस तरफ इशारा कर रहा है और किनके बीच कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका मैं तारुफ आपसे फटाफट करा देती हूँ। शिव सिंह भारती जी बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शिव जी आपका। और अशोक तिवारी जी ये सपा का हमारे साथ पक्ष रखेंगे। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ ये माफ कीजिएगा जुड़ ही चुके हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमसे थोड़ी देर में। उनसे भी हम मुखातिब होंगे, जानेंगे कि समीकरण किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और वर्णित गुप्ता जो ब्यूरो हेड है उत्तर प्रदेश की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ वर्णित आपका, क्योंकि देखिए 5 बजे तक की तो वोटिंग परसेंट हमारे सामने आ चुके हैं 55.13%, जो पिछले 2 चरणों से काफी अच्छा ही समझा जा सकता है। तो किस तरफ इशारा कर रहा है ये वोटिंग परसेंट बढ़ा हुआ वर्णित? देखिए, क्योंकि 5 बजे तक हम देख पा रहे हैं कि जो एवरेज वोटिंग हुई है वो करीब 55.13% जो है दिखा रहा है, जिसके चलते अभी क्योंकि 1 घंटे का समय और है और शाम का वक्त थोड़ा ठंडा हो जाता है और ठंडे वक्त में लोग ज्यादातर घर से बाहर निकलते हैं। इसको लेके कई सारी जो जानकारियां हैं वो हमारे पास जो है आ रही है। इसमें बहुत सारी अपील जो है वो जो की गई है पार्टीज की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, सबने जो है आह्वान किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर ऑपोजिशन लीडर अखिलेश यादव हो, सभी ने जनता से अपील की कि वो घर से बाहर निकलें। थोड़ा कष्ट जरूर है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार है, लेकिन फिर भी जिस तरीके का जो जोश है वो जनता में दिखाई दे रहा है वो काबिले तारीफ है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलेंगे तभी वो अपने मत का अधिकार कर पाएंगे और मत का अधिकार करेंगे तभी वो अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन कई जो है खबरें इस बीच आई, कहीं पे जो है बहिष्कार की खबरें सामने आई, कहीं पे जो है झड़प की खबरें जो है वो भी सामने आई हैं। आज पूरे दिन में बड़ा ही मिला जुला जो है जो रुझान है वो देखने को मिला है। कई जगहों पे जो है धक्का मुक्की भी हुई है। अब जो ऑपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स हैं जो कि बूथ पे मौजूद रहे उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। कहीं पे जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं उनके साथ भी कहीं पे धक्का धक्का हुआ है। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल जो नैरेटिव बन रहा है उस पे अगर बात की जाए कि देखिए पहले 2 चरण हुए, तीसरे चरण में आकांक्षा जब बात हो रही थी कि कहीं भी मतलब बीएसपी को टच नहीं किया जा रहा था, लेकिन एकाएक जो है खुल के हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो एज अ बी टीम जो है काम कर रही है खुल के। पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन में जो है खुल के सामने आए हैं। और वही आज हमने देखा है कि किस तरीके से मायावती भी खासा अग्रेसिव जो है वो दिखाई दी है। हमारे साथ सौरभ भी जुड़ गए हैं। एक बार सौरभ से डिटेल ले लेते हैं कि एग्जैक्टली आज कैसा माहौल रहा है कासगंज एटा में और वहां पे क्या माहौल रहा है। सौरभ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए कैसा रुझान रहा है, एटा में कैसा रुझान रहा है।
चलिए, शायद सौरभ नहीं है हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे हम लोग शुरू करते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली जो मुद्दे जो हैं जिनके ऊपर जो है इस बार जो है आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि 80 में 80 आपको जो है सीटें मिलेंगी, क्योंकि ये जो तीसरा चरण है वो काफी महत्वपूर्ण है और ये यादव लैंड है। इससे पहले भी हमने 2 डिबेट्स की जिनमें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, उन्होंने भी हमको जो इनपुट दिए हैं, हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट जो हमें सजेस्ट कर रही है उसमें ये जो राउंड है वो काफी टक्कर देने वाला राउंड है। इतना आसानी से आप इसे जीत नहीं पाएंगे। आपने जरूर अपने हैवी वेट्स उतारे हैं लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा जी। और इसमें से सिर्फ एक सीट भले ही एसपी के पास हो वर्डिक्ट, लेकिन और देखिए एसपी के पास, इंडी गठबंधन के पास होने के लिए कुछ नहीं है। तो और कांटे की टक्कर की भी अगर बात आ रही है, यानी कि खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है। शिव जी। जी शिव जी, आपका म्यूट है आप सर, म्यूट है। हाँ यस, बोलिए बोलिए। म्यूट उधर से है, मेरे से नहीं। हाँ जी, हेलो, जी सुन पा रहे हैं, बोलिए, रखिए अपना। जी, जिस तरह का आप कह रहे हैं कि जो तीसरे चरण का चुनाव है, निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेतृत्व वहां पर चुनाव लड़ रहा है। और आप मानिए कि 2019 का जो परिणाम था, हम उन सीटों पे फिर से दोहराने वाले हैं। और आप देखेंगे तो मैनपुरी का चुनाव, आप देखिए मैनपुरी के में किस तरह के हालात हुए। आप बदायूं देखेंगे, आप एटा देखेंगे, एटा वहां परंपरागत सीट रही है, फिर से राजवीर सिंह वहां चुनाव जीतने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से मानिए कि ये जो यहां पर तीसरे चरण की जितनी भी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पुनः रिपीट करेगी और 80 सीटों का तो जो दावा है वो हम वहां तक पहुंचेंगे। और निश्चित रूप से मानिए कि जो वोटों का परसेंटेज है, विपक्ष को लगता है कि वोटों का परसेंटेज कहीं अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो उनको लगता है कि हमारा कहीं से चांस बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जनकल्याणकारी जो नीतियां है वह नीचे तक पहुंची है, जनता के पास तक गई है और जनता को उनको सीधे तौर पर लाभ मिला है। तो निश्चित रूप से मानिए कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी पुनः जो संकल्प हम लोगों ने लिया था वह संकल्प हम लोग पूरा करेंगे। अशोक जी, आपको क्या तो कह रहे हैं कि 14% घटता है या बढ़ता है जिससे आपके कुछ चांसेस बन जाते हैं, ऐसा कुछ असल में होने नहीं वाला है। 80 इस बार ये लोग लेकर के जाएंगे। लेकिन अशोक जी, आप बताइए, 10 में से आपके पास सिर्फ एक ही सीट आप जीत पाए थे। इस बार आपने ऐसा क्या अलग कर दिया उत्तर प्रदेश में, मोदी लहर के बीच, मोदी की गारंटी के बीच, आपको लग रहा है कि हाँ इस बार ज्यादा सीटें हमें मिलेगी पिछली बार? अशोक जी आप म्यूट हैं। जी अशोक जी ठीक है, बोलिए बोलिए। जनता मोदी सरकार से आहत है इस समय। मोदी सरकार से जनता खुश नहीं है, क्योंकि 10 साल की इनकम्बेंसी उसने देखी है। 10 साल में क्या मिला? जनता को महंगाई मिली, बेरोजगारी मिली, भ्रष्टाचार मिला और जो है विकास के कार्य भी नहीं हो पाए ठीक से। आज स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है, आज जो है चिकित्सा व्यवस्था की हालत क्या है, और आज जो है एजुकेशन की हालत क्या है। सवाल इस बात का है, परीक्षाएं लीक पर लीक हो रही हैं और रोजगार नहीं है। नहीं, 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किया था भाजपा सरकार ने, और 2 करोड़ रोजगार कहाँ से देंगे? आज 4 साल की नौकरी दी है सेना में। सेना में 4 साल की नौकरी की है और जो है 22 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी इंडिया में जनरल सरकार बनेगी, हम अग्निवीर को समाप्त कर देंगे और रेलवे नौकरी देंगे सेना में। स्पष्ट कहा है, परीक्षाओं का लीक होना बंद हो जाएगा। किसानों को हमने एमएसपी की गारंटी दी है, किसानों को हमने एमएसपी गारंटी दी है, उनका कर्जा माफ करने की बात कही थी। भाजपा सरकार ने कर्जा माफ किया था अमीरों का, हमने किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही है। किसानों को 5,000 रुपए पेंशन देने की बात कही है, किसानों को फ्री सिंचाई की बात कही है। तमाम ऐसे बात के लिए हमने जो किसान बहुत दिनों से मांग रहा था। किसान आहत है इस समय, किसान बाहर निकल चुका है, सड़कों पर मतदान कर रहा है हमारे पक्ष में। नौजवान बिल्कुल ही चोट खाया हुआ है और नौजवान अपना रोजगार चाहता है, आरक्षण चाहता है, रोजगार चाहता है, दलित आरक्षण चाहता है अपना। जी
और कहीं ना कहीं एसपी और कांग्रेस इसमें पिछड़ी हुई नजर आई। तो आपको लगता है कि किसानों की आवाज का बातें जनता तक पहुंचा पाए हैं, जनता आपका साथ देगी? जनता हमारा साथ दे रही है, जनता हमारे साथ है, तभी तो मोदी जी हाथ है इस समय। मोदी चोट खा चुके हैं इस समय। पहला फेज हम जीत रहे हैं, दूसरा फेज भी हम जीत रहे हैं, और यहाँ तक कि मोदी जी का भाजपा का अस्तर गिर गया है। आज वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुद्दों से भटक चुके हैं, मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज थोड़ा आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई है। पंडित, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि फिरोजाबाद सरकार बहुत है, यादव फैमिली की सदस्य जिन सबकी नजरें फिरोजाबाद पर भी जरूर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इस बार चाचा साथ है। पिछली बार वो अगेंस्ट थे, खेल उन्होंने खराब कर दिया था, तो इस बार लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए फिरोजाबाद का राह काफी आसान हो जाएगा क्या? देखिए, फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बात कही है। शिवपाल सिंह यादव बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहे हैं, एक्स फैक्टर रहे हैं। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, या जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की कमान संभालते थे, तो उनके जो सिपह सलार हुआ करते थे, या कहा जाए जो पूरा फ्रंट संभालते थे, पूरा कार्डर संभालते थे, वो थे चाचा शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव के लिए बोला जाता है और ये माना जाता है कि उनका ग्राउंड पे और कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा होल्ड है, और वो पकड़ जो है इस बार उस पकड़ का जो है पूरा टेस्ट है, क्योंकि अब जो दूरियां थी परिवार में, जो एक मतभेद था, वो पूरी तरीके से हट गया है। पहले खुद शिवपाल सिंह यादव जो है चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे, उनका नाम सामने आया, लेकिन उसके बाद में देखिए किस तरीके से आदित्य यादव, जो कि शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, उनको जो है समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं वो पूरी कोर कसर कर रहे हैं, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जो संगठन है वो मजबूत रह पाए, और संगठन का इस समय बहुत बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि इसी जो इस पूरे जो तीसरे चरण में जो पूरा जो 10 सीटें, इस पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव रहा है यादव परिवार का। इसमें से आपने खुद बताया कि 3 जो सीट्स हैं जिनके ऊपर जो है इस वक्त यादव परिवार के सीधे कैंडिडेट्स जो हैं वो उतरे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से इस गढ़ को भेदना। क्योंकि आप देखें किस तरीके से पिछली बार जरूर एक बहुत बड़ी लहर थी, और उसका जो है जो बेनिफिट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्या वो लहर अभी भी बरकरार है? क्योंकि हम बीजेपी को ये तो तय है। फिरोजाबाद सीट की बात हम कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल विश्वजीत जी आपसे ले लेती हूँ कि विश्वजीत सिंह वर्सेस अक्षय यादव है, तो ऐसा क्या विश्वजीत सिंह में आपने एक्स फैक्टर देखा कि आपने अक्षय यादव के मुकाबले उन्हें उतारा है? और सबसे बड़ी बात कि इस बार तो चाचा साथ में अपने भतीजे के, तो फिर यहाँ पे तो पड़ना उनका भारी लग रहा है। इतना हाथ है कि इन्होंने जितनी सीटों पर लड़ाया, कई चाचा, कोई भतीजे लड़ रहे हैं, कई भाई लड़ रहे हैं, कई पत्नी लड़ रही है। इनका जो मूल वोटर है, मूल जो कार्यकर्ता है, उसका कहीं भी स्थान नहीं इन्होंने रखा। और निश्चित रूप से मानिए फिरोजाबाद में पिछली बार भी इनको शिकस्त हुई थी। बदायूं ये धर्मेंद्र यादव वहां से हार के गए थे, यहां से अच्छे हारे थे। इस बार पुनः देखिए, आप चाचा जी आ गए हैं, चाचा जी आने से कार्यकर्ता वही है, कार्यकर्ता इनका नहीं बदला। जब चाचा जी अलग हुए थे तो चाचा जी के साथ जो लोग गए थे तब भी वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, और उन्होंने चुनाव लड़के भी देख लिया, सारी चीजें करके देख ली, लेकिन उनको कोई इस तरह का लाभ नहीं हुआ। मैं चूंकि इटावा मूल रूप से मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि शिवपाल यादव के आने से बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कार्यकर्ता उनका अखिलेश के साथ था, तब भी साथ था और आज भी साथ है, और इन्होंने साथ बनाकर भी देख लिया और साथ में चुनाव लड़कर भी देखा है। परिणाम इनके पॉजिटिव तब भी नहीं आए थे और 2024 के चुनाव में भी नहीं आने वाले। ठीक है अशोक, नहीं तो फिर अगर ऐसा है तो ये बताइए, मंगलसूत्र और इस तरीके की बातें करने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब जब मोदी की गारंटी इतनी मजबूत है, मोदी की गारंटी होती है। पंडित जी गारंटी थी। आप देखिए, जब आप कह देंगे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है, आप पश्चिमी सभ्यता से लाकर किसी भी लॉ को आप वहां के जो सैम पित्रोदा है उनके गुरु है, अगर वो कोई बात करते हैं उससे रिलेटेड करके राहुल गांधी जब कह देते हैं कि देश के संसाधनों में हम एक एक्सरे कराएंगे,
फिर उनको जो संसाधनों का हम एक एक्सरे कराकर जिन पर ज्यादा होगा उनको दूसरे कमजोर वर्गों में वितरित करेंगे। लेकिन कहीं पे ये तो नहीं कहा गया ना कि आपकी जेब से निकाल के दूसरे की जेब में दे देंगे। वो जो एक्सरे का मतलब क्या? पंडित जी मैं सरकार का योगदान बताया जा रहा है ना शायद। पंडित जी इन्होंने गरीबी कांग्रेस बहुत पहले हटाओ नारा दे चुकी है। आपने तब भी देखा है 1 रुपया आता था 85 पैसा 15 पैसा बोलते 85 पैसा बीच में लोग खा जाते थे, तब वो नहीं रोक पाए गरीबी। आज वो गरीबी रोकने की बात करते हैं और एक्सरे करके गरीबी रोकने की बात करते हैं। आपके पास कोई प्लान नहीं है। आप खुद अपना एक्सरा करिए, आप अपना एक्सरा नहीं कर पा रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी का एक्सरा करिए। गांधी कहते हैं कि हम गरीबी खटाखट हटा देंगे, बिल्कुल। और परिवारवाद के आरोप आप पर पहले भी लगते रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा रहा है बीजेपी जिसे बनाती है परिवारवाद का। डिम्पल यादव को फिर टिकट दे दी जाती है, अक्षय यादव को फिर टिकट दे दिया गया, आदित्य यादव को फिर टिकट दे दिया गया, यानी कि टिकट आसपास परिवार वालों में ही घुमाते रहेंगे तो फिर बाकी वही मसला यही है। शायद यही एमिनेशन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है क्या? मतलब और कोई आपके काडर में या आपके यहाँ जो संगठन है उसमें और कोई नेता बचा नहीं है कि आपको परिवार के ही लोगों को टिकट देना पड़ रहा है? क्यों और कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है समाजवादी पार्टी को? या फिर उन्हें डर है जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई थी अभी राज्यसभा चुनाव में कि मतलब अगर ये ऐसा कोई डर है कि मतलब अपने कॉन्फिडेंट लोग जो है वो भी जिन्होंने बहुत सेवा की है समाजवादी पार्टी की वो एकदम से छोड़ के चले जा रहे हैं, झटका दे रहे हैं, तो क्या ये कभी डर रहता है इसलिए आप ज्यादातर जो है परिवार में ही ये सीटें रखना चाह रहे हैं? अशोक जी देखिए, परिवार की बात नहीं है, परिवार की कोई बात नहीं है। जो इतना सामर्थ्य रखता है, जो जितना कैपेबल होता है जनता में, जिताओ कैंडिडेट की बात है। एक मिनट आप बोल लेने दीजिए शिव जी, अब उनको बोलने दीजिए अशोक जी को थोड़ी देर। बोलिए। जनता में जितनी पकड़ होती है उस हिसाब से टिकट दिया है। टिकट की बात नहीं है। उस समय मुद्दा जो है, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है भ्रष्टाचार का। सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बड़ा घोटाला हुआ है देश के अंदर। जनता भी जानती, जनता कोई बेवकूफ नहीं है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, सारी बातें समझता है। गांव देहात के लोग भी समझते हैं सारी बात। भाजपा का नकाबू हट चुका है, भाजपा बेईमानी में पकड़ी गई है। 7 साल इधर ईडी भेजती है तो चंदा आता है, तो चंदा आता है उधर काम कर देते हैं। घोटाले में भी बराबर आ गए हैं। सवाल इस बात का है कि 10 साल में उन्होंने किया क्या है? 10 साल में किसानों को लाठी दिया है, किसानों को आंसू बेच रहे हैं, किसानों से जो है घर गहूँ दिए गए हैं, लखीमपुर खीरी में 4 गाड़ी चला दी गई है, 1 लाख गाँव छोड़े गए हैं। किसानों का इतना बड़ा मसला है। लेकिन अशोक जी एक बात मुझे बताइए, 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी के टेन्योर की मैं बात कर रहा हूँ, जब पहली बार चुनाव जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की 2014 में, तो आपने देखा कि किस तरह से जो महंगाई का मुद्दा था या फिर कहा जाए जो मुद्दा था करप्शन का, वो इतना ज्यादा प्रभावी रहा कि भारतीय जनता पार्टी को फुल स्विंग में उनको जो है वो अपनी सरकार बना पाए। ठीक है, अब वही मुद्दा जो है आप लोग भी उठा रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार हुआ। पिछली बार अगर बोला जाए तो राफेल की भी बात आई, ठीक है। उसके बाद अभी ये लेटेस्ट अभी आपका ये चंदे की जो बात है, इसके ऊपर भी जो लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जितने अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता तक अपनी बात पहुंचा पाते, उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले पाते, उतना अच्छा क्या ऑपोजिशन में कोई भी लीडर नहीं है कि वो अपनी बात जो है कम्युनिकेट कर पाए और जनता उस पर विश्वास करे? क्यों नहीं जनता विश्वास कर रही है आप लोगों को? जी, आपकी बात नहीं कर रही है। आपकी बहुत अच्छी बात आपने कही। 2014 में मोदी जी चिल्ला के गला फाड़ के महंगाई बात करते थे। 2014 में मोदी जी चावल को रुपए के बराबर करने की बात करते थे। 2014 में मोदी जी रोजगार देने की बात करते थे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करने की बात करते थे। इन्हीं बातों पर आकर के जनता ने उनको बहुत विकास पुरुष मानते हुए गले लगा दिया और वोट दिया, उनको भरपूर वोट दिया, समर्थन दिया। हमारे भी कुछ लोग जो है चाहने वाले उनके साथ चले गए उस समय। हालात ये है कि 2019 में उन्होंने 5 साल के लिए समय मांगा और जनता ने इतना विश्वास कर लिया उनके ऊपर। 10 साल की सरकार देखी है जनता ने। जनता का थक गई है, जनता पक गई है, जनता समझ गई है कि उनसे कुछ होने का नहीं है, ये झूठ फैला रहे हैं।
ये मोदी जी भी बोलते थे चाय वाला बनकर गरीब बनकर के आए थे। बाद में इन्होंने अमीरों से हाथ मिला के इंदुकांत 50 से दीक्षित 50 बदलते रहे। हालात ये हो गई कि ये बहुत बड़े अमीर हो गए, देश में गरीबों को भूल गए। ठीक अब हालत ठीक ये है, है कि वही एक लोग बार इंदुकांत जी को जिन्होंने भी जोड़ लेते हैं, उठाया था क्योंकि अशोक वही जी, मतदाता अशोक जी, आग से उतार चुका है। इनको हमने आप लोगों को क्या सुना, करना रहता आकांक्षा है, आकांक्षा इनको कुछ जो कह है रही है, चाय एक पसंद रहता है और गाजे से चाय पसंद रहता है। आज मिनट। दलित और पिछड़ा इनके खिलाफ लामबंद है, आज के खिलाफ किसान लामबंद है, नौजवान लाम। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी भी आवाज आ रही है सर। आपसे यही सवाल, आज 10 सीटों पर मतदान देखिए अभी तक उत्पन्न हो ही चुके हैं और वोट परसेंट भी लग रहा है कि पिछले बार से ज्यादा काफी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर कितने कांटे की टक्कर देख पा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार एक बैतूल की जीत पाई थी एसपी और 9 सीटें बीजेपी के पास। इस पर क्या आपको लग रहा है कि किसी तरह का कुछ समीकरण होगा या फिर बीजेपी के लिए टक्कर होने वाली है? जी नमस्कार आकांक्षा जी, वर्णित जी को और हमारे बाकी दोनों को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मेरा मानना है कि जो ये तीसरा फेज इलेक्शन का है, ये लगभग पूरी तरह से बीजेपी के पास ये मैक्सिमम सीटें थी जो आज टोटल पूरे देश में चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई है। और आज भी जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, ज्यादातर जो माहौल देखा गया है वो भाजपा के ही पक्ष में रहे। मिसाल के तौर पर देखिए, आज 11-12 बजे तक ही बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है गुजरात में, कर्नाटक में, और जो वेस्टर्न इंडिया है वहां ज्यादातर सीटें थी। केवल एक सरप्राइजिंग इशू था, लास्ट फिगर हमने नहीं देखे हैं, महाराष्ट्र में जो 11 सीट के लिए वोटिंग हो रही थी वहां थोड़ा सा वोटिंग के हिसाब किताब में थोड़ी कमी दिख रही थी, क्योंकि जाहिर तौर पे वहां पे वोटर थोड़ा कंफ्यूज था कि कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है, कौन असली है, कौन नकली है। वहां एक बड़ा सवाल था। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिन 10 सीटों के लिए आज मतदान हुआ है, इनमें 9 बीजेपी के पास थे। और बड़ी स्ट्रेटेजिकली जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अयोध्या में जाकर राम मंदिर का दर्शन किया और रोड शो किया, आपने देखा कि वहां किस तरह का उमंग और उत्साह लोगों में था। एक तरफ विपक्ष है जो इस मुद्दे को किसी भी तरह से दबा देना चाहता है, और एक तरफ भाजपा है जो राम मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय और प्रेय दोनों अपने पास रखना चाहती है और उस मुद्दे को पूरी तरह से जिंदा भी रखे हुए है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि मुझे पीछे जाएंगे और कांग्रेस का गठबंधन भी कमाल नहीं कर पाए। नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन तिवारी जी जितनी बातें कह रहे थे, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या जिन मुद्दों पे वो कह रहे थे कि ऐसा हो गया 2019 के बाद, उसके बाद क्या देश में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं? क्या उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव तिवारी जी भूल गए हैं? ये सारे मुद्दे, खासतौर से किसानों का आंदोलन या किसानों की समस्या, तो जिस लेवल पे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले थी, उस लेवल पे आज कहीं नहीं है। और उन सब के होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार इतने बहुमत के साथ रिपीट की योगी आदित्यनाथ की सरकार, तब जबकि वो 3 किसान बिल का मामला विपक्ष ने बड़ी खूबसूरती से उठाया था और किसानों के आंदोलन में शामिल हुए थे, उसके बावजूद। और उसके बाद आप देखिए, लगातार देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश को क्यों, देश में कितने राज्यों में चुनाव हुए हैं अभी। और हाल फिलहाल में जो हिंदी बेल्ट के चुनाव हुए, एक तेलंगाना को छोड़ दीजिए, और अगर पिछले 2 वर्ष में ले लीजिए तो कर्नाटक को छोड़ दीजिए, तो बाकी राज्यों में और एक हिमाचल, इन 3 में जहां पे इसमें अपनी खुद की सरकार है कांग्रेस की। इसके अलावा बाकी जगहों पे जो मुख्य हिंदी राज्य है, वह जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है, और जो मुद्दों की बात इस समय कर रही है विपक्ष, इंडिया गठबंधन के लोग, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वो सारे मुद्दे पहले वाले हैं। अभी इन चुनावों में कोई नया मुद्दा नहीं है, और एक नया मुद्दा संविधान बदलने की बात लेकर करके विपक्ष आया है, और उनको ये लग रहा है कि ये मुद्दा शायद जनता को सूट कर रहा है। तो ये तो वक्त बताएगा और वोटिंग बताएगा कि इस मुद्दे पे उनका बयान, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने ये आरोप लगाया है उनके नेतृत्व में भाजपा ने कि ये मुसलमानों को, दलितों का और बैकवर्ड्स का जो आरक्षण है वो काट कर आरक्षण देने की बात है।
अब इस पे जनता का मत किस ढंग का आता है वो तो वक्त बताएगा। जी देखिए, आपके चुनाव हो रहे हैं सब, और वर्णित मैं आपका भी इसमें कमेंट चाहूंगी कि आज लालू यादव ने भी इसकी मांग कर दी कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो अब देखिए मतदान चल ही रहा है, इसी बीच लालू यादव, हालांकि वो बिहार की राजनीति है, लेकिन है तो वो भी इंडी गठबंधन के साथ। अशोक जी, आपको नहीं लगता कि ये भी भारी पड़ सकता है कांग्रेस के ऊपर, इंडी गठबंधन के ऊपर? ये अशोक जी से सवाल ले लेते हैं। अशोक जी। अशोक जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अभी भाई की बात मैं सुन रहा था, जिन चुनावों की बात कर रहे थे, मैं मानता हूं वो चुनाव हुए और चुनाव भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली, लेकिन ये 2024 का चुनाव सभी चुनावों से भिन्न है और इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाजपा को 10 साल मौका दिया जनता ने, 10 साल में देखा उसको और 10 साल में खड़ी नहीं उतरी भाजपा। स्पष्ट बता रहा हूं कि पहले फेज के चुनाव में, अब आपको कितना मालूम है नहीं कह सकते, लेकिन मोदी जी जान गए हैं अच्छी तरह से कि वो चुनाव हार रहे हैं। मोदी जान गए हैं, भाजपा के बड़े नेता जान गए हैं और मीडिया हाउस जान गया है। मीडिया हाउस जो है, पूरा का पूरा मीडिया हाउस ये समझ रहा है अच्छी तरह से, बड़े बड़े मीडिया हाउस समझ रहे हैं, उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया है। स्पष्ट बता रहा हूँ, ये आग की तरह, जंगल में आग की तरह खबर फैल चुकी है कि भाजपा बुरी तरह से हार रही है। इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली। ये आप विवेचक हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है, तो हम आप धीरे धीरे चौथे चरण में, पांचवें चरण में अभियान दे देंगे। हालत यह है कि ये इनका स्तर इतना गिर गया मोदी जी का कि ये जो है आउट फाउल गेम खेलने लगे, ये निम्न स्तरीय बयान देने लगे, एक वर्ग को ये घुसपैठिया बोलने लगे, पूरे वर्ग को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बोलने लगे। ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हर वर्ग में है, हर वर्ग में ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं लोग। पता नहीं कितने भाई बहन मोदी जी खुद हैं। सवाल इस बात का है, ऐसे निम्न स्तरीय बयान बोलने लगे कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति जो है खराब हुई है। इससे जो है शेख लोग गले मिलते रह जाते दुबई में, जब हो गया। आज देश के सांप्रदायिक त्योहार पर सुनिए भाई, बात सुनिए भाई, बात बोलने दीजिए हमको। सांप्रदायिक त्योहार पर चोट मारी मोदी जी ने, क्लियर कर चोट मारी। यहाँ तक उत्तर गिर गया, जब दूसरे चरण में भी हारने लगे, तब आकर के यहाँ तक बोलने लगे कि राम मंदिर को हटा दिया जाएगा, अब कोई विश्वास करेगा देश में? कोई देश में विश्वास करेगा इस बात को? इस बात सुन लीजिए, मैं बात बोलूंगा खत्म कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ इतना असर गिर गया मोदी जी का, किसी को विश्वास नहीं था कि सांप्रदायिक त्योहार इतना बिगाड़ने की बात करेंगे। इसी मुद्दे पर दलित, पिछड़ा, सब कोई एक होकर के सामंतवादी सरकार को गिराने जा रहा है, पूंजीपतियों के साथ देने सरकार गिराने जा रहा है। किसानों कर्जा माफ करने की हमने बात कही है, उसी बात पर किसान हमको वोट दे रहे हैं। जी आज भी आप दावा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ और चरण के चुनाव बाकी है, लेकिन दावों में कितना दम है? 4 जून को जनता को सब कुछ बोली गई बात है, ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड बातें हैं, जो बयान दिया है बात उनका असर गिर गया है। वो भाग रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात करके जो है आगे 9 सीट पिछले बार भाजपा के पास थी तीसरे चरण के, जिन 10 सीट की हम बात कर रहे हैं, इस बार आपको क्या लग रहा है कितनी सीट भाजपा जीत पा रही है? और जरा 3 ऐसी बातें बताइए, आप बहुत जल्दी में इसको राउंड अप कीजिएगा कि 3 ऐसी बातें जिससे आपको लग रहा है कि हाँ 10 में से इतनी सीट इस बार भाजपा को मिल रही है, क्यों? हम सवाल अच्छे है क्या? जी शिव जी, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात ठीक से, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। अशोक जी, ये शिव जी से, ये सवाल शिव जी से। जी शिव जी। जी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, शिव जी से भी करते हुए कनेक्ट करने की। इंदुकांत जी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है के तौर पर, आप क्या समझते हैं में से कितनी सीट जीत पाएगी और इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिल पाएगी, और क्या मैनपुरी बचा पाएंगे? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। पहले मैं एक चीज कहना चाहता था श्री तिवारी जी के लिए। तिवारी जी जो राम मंदिर पे बोलने का अवसर देते हैं वो आप ही लोग देते हैं बीजेपी को, थाल में सजा करके। आज आपने राम गोपाल जी का बयान सुना, जब पत्रकारों ने राम गोपाल जी से पूछा तो उन्होंने कहा जी राम मंदिर का वास्तु ठीक नहीं है। कमाल है,
या तो आपको स्वीकार है या अस्वीकार है, चुनाव के बीच में पत्रकार ने माइक लगाया और आप मुंह से कुछ भी बोलते हैं, उसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस कुछ भी हो। अब अगर वो बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, करोड़ों लोग दर्शन कर चुके, अब आप कह रहे हैं कि उसका वास्तु खराब है, तो बीजेपी को मौका मिल गया। इसका नहीं मतलब तो आप लगता है राम मंदिर को बीजेपी पसंद को, नहीं कर इंदु रहे? जी, बीजेपी को मौका मिला और ये एक अपीजमेंट का आपने एक अपनी आप भी तो किसी एक वर्ग को अपीज कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा देखिए, इस ढंग का सवाल कभी भी क्या किसी मस्जिद या किसी मुस्लिम संप्रदाय के काम के प्रति उठाते हैं समाजवादी या कांग्रेस के लोग? उनके मौलाना अगर कोई चीज कह देते हैं तो उसको ब्रह्म सत्य मान लेते हैं। शाहबानो केस उसका एग्जाम्पल है, ट्रिपल तलाक उसके एग्जाम्पल है। अब मैं आता हूं इस बात पे कि मैनपुरी पे देखिए, पिछले जितने भी चुनाव हुए थे, खास तौर से जब पहली बार डिंपल यादव चुनाव लड़ी थी, तो एक इमोशनल इशू था कि वो पहली बार राजनीति में आ रही थी। अभी इस बार चुनाव मैदान में जो भी जहां से भी है, चाहे बेशक राहुल गांधी लड़ रहे हैं रायबरेली से, चाहे बेशक स्मृति ईरानी रिपीट लड़ रही है अमेठी से, चाहे मैनपुरी से स्वयं लड़ रही है डिंपल, देखिए इस ढंग की सीटों पे जो मुकाबला है, इस बार जनता मुद्दों पर, पार्टियों के कामकाज पे, उनके एजेंडे और उनके मैनिफेस्टो पे करेगी। और जो कैंडिडेट हैं उनके स्वभाव, उनके पर्सनालिटी, उनके चरित्र पे कुछ वोट पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम वोट उस पार्टी के एजेंडा, मैनिफेस्टो और कामकाज के आधार पर पड़ेगा, न सिर्फ चेहरे पर नहीं पड़ेगा। नहीं तो ये तो हम लोगों ने देखा ही है इंदु जी, मतलब 2014 के बाद से जो पूरा जो समीकरण हो गया वो कितना चेंज हो गया। अब जो सांसद चुन के जाते हैं वो एक तरीके से पपेट होते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। वैसा एक ट्रेंड बन गया है कि अब सांसद अपनी बात कहे और सांसद का एक अपना एक जो कद होता था, जो सांसद जी का पूरा कद होता था, अब वो चीज रहा नहीं। अब तो ये पार्टी और पार्टी की आइडियोलॉजी और जो पार्टी का जो पूरा जो नेतृत्व है उसकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि ये कह के ही वोट मांगा जा रहा है अब तो कि भाई आप वोट दीजिए इन एजेंडों को। आप मत देखिए कि हमारा सांसद कौन है या चेहरा कौन है, आप देखिए कि हमारे मुद्दे क्या है और हम राष्ट्रीय लेवल पे क्या कर सकते हैं और वैसे ही जो क्षेत्रीय लेवल पे क्या किया जा सकता है। तो अब तो इसी तरीके से ही ये कल्चर ही पूरा चेंज हो गया है, पूरा इवॉल्व हो गया है। आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी, लेकिन उसमें एक चीज ऐड कर दूं, ये पूरी तरह से नहीं है। अगर ये पूरी तरह से होता, फॉर एग्जांपल बीजेपी को पहले लेता हूं, क्योंकि बीजेपी में मोदी जी के आने के बाद ये ट्रेंड बड़े पैमाने पर आया है कि यू आर वोट फॉर मोदी, नॉट फॉर योर पर्सनल कैंडिडेट, आपके पर्टिकुलर जो कंस्टिट्यूएंसी का है। लेकिन अगर सिर्फ यही होता तो बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर अपने मंत्रियों को भी, सिद्धहस्त कैंडिडेट्स को भी, जो चुने गए थे 2 बार 3 बार, उनको बदलती नहीं इंटरनल वहां सर्वे करवा कर। तो ये दोनों का रोल है, ये पार्टी भी मानती है, बट ये एक बहुत बड़ी कमी है। मैं बीजेपी के लिए खास तौर से कहना चाहता हूं कि मोदी के काल में जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट के महत्व को कम करके सिर्फ कहा कि मोदी को ध्यान में रखकर वोट करिए, उससे आने वाले समय में आफ्टर मोदी व्हाट विल हैपन, इसको लेकर भाजपा में भी एक बड़ा चिंतन चल रहा है। जी और सही बात इस है। तरह चिंतन पर हम लोग लगातार मंथन करते भी रहेंगे। जी, वही लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लग रहा है इस बार कितनी इंडिया गठबंधन के पास सीट जा रही है और कितनी बीजेपी के पास? ये क्लोजिंग स्टेटमेंट से संक्षिप्त में से रखिएगा, बताइए। क्योंकि बीजेपी से तो पूछना इसमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बीजेपी तो पहले से लेके वो कुछ भी हो जाए, जब तक वोटिंग का नंबर नहीं आ जाएगा तो वो हमेशा 80 में 80 और 400 पार ही बोलेंगे। आप अगर कुछ सही आकलन लगा पा रहे तो बता दीजिए कि क्या आपको क्या लग रहा है। ये सवाल हमसे है? नहीं, अशोक जी से। जी अच्छा, इंदु जी अशोक जी दोनों ही अपना अपना कमेंट देते हैं इस पर। जी पहले अशोक जी बताइए। मैं स्पष्ट रूप से अपनी बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं सर। इस समय माहौल, चाहे हमारे भाई विशेषज्ञ महोदय समझे ना समझे हमारी बात को, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से करना चाहता हूं, जनता देश की जो है वो मोदी जी से थक चुकी है। मोदी जी का अकेले का ग्राफ था, जिसका बता रहे हैं, अकेले का ही ग्राफ गिर गया है मोदी जी का, और मोदी जी का ग्राफ गिरने से पूरी भाजपा लड़खड़ा गई है। मोदी जी की जबान नंबर तो बताइए, नंबर आपको क्या लग रहा है तीसरे फेज के बाद? क्या बोले? तीसरे फेज के बाद नंबर क्या लग रहा है आपको? 10 में से कितनी सीट है? 10 में 10 सीटें जीत रहे हैं। चलिए ठीक है। हिंदू जी जीत रहे हैं। हिंदू जी थोड़ा बैलेंस, हिंदू जी थोड़ा फर्स्ट फेज में 0 है, सेकंड फेज में 0 है,
और थर्ड फेज में भी 0 चल रही भाजपा, विश्वास नहीं सर, कर सारी चीजें आगे ले जा रहे हैं 10 क्या? सीट में पूछ रहे हैं या नेशनली? नहीं, बस अभी तो 10 सीटें हैं, ये तीसरे चरण की जी। 10 सीटों पे आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस समय? इन 10 सीटों पे मैं मान के चलता हूं कि इस बार भी कम से कम 8 सीटें बीजेपी और उसके एलाइज जीतेंगे और 2 सीटों में विपक्ष सिमट जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय स्तर पे 3 फेजेस का इलेक्शन हो गया है, जो लगभग 300 के आसपास सीटें हो गई हैं। तो ये जनता ने लगभग तय कर दिया है कि सरकार कौन बनाने जा रहा है। जी शिव जी, आपका भी। शिव जी, 10 में से कितनी सीटें जी। इस बार? रिकॉर्ड कायम रहेगा कि कुछ कम होने की आशंका है? सही सही बताइएगा, कुछ तो इनपुट आप लोगों को भी मिल रहा हो। बड़े जी, सारा इनपुट है। आप यकीन मानिए कि जो इन 10 सीटों पर चुनाव है, हम एक सीट लूज कर गए थे, वो सीट हम फिर से जीतेंगे। और ये जो चुनाव है, ये सभी जानते हैं देश हित का चुनाव है। अभी हमारे मित्र अशोक जी चाहे कुछ भी कहे, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो चाहे कुछ कहे, लेकिन इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करके देश का माहौल जिस तरह से बिगाड़ा। आप ये देखिए कि देश में कितना बड़ा हिंदू जनमानस रहता है, उसकी जब बात आती है तब इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। इनको सिर्फ एक वर्ग का वोट लेने के लिए ये इतने बड़े समाज के साथ इनको विश्वासघात करना पड़े, उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करना पड़े, तो ये करते हैं। और आप ये पीडीए का जो नारा लेके आते हैं, आप निश्चित रूप से मानिए ये धराशायी हो जाएगा। देश सबका साथ सबका विकास के नाम पर चलेगा और आगे बढ़ेगा और देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इंडिया गठबंधन यही कह रहा है कि 10 में से 10 सीट हमें मिल रही है और बीजेपी तो हालांकि कह रही है कि 10 में से 10, और देखते क्लीन स्वीप इस बार हो पाता है कि नहीं हो पाता इन 10 सीटों पर। और जब रिजल्ट सामने आएंगे तब भी हम आप तमाम महानुभावों के साथ जरूर चर्चा करेंगे और उस वक्त भी आपसे इन सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुकान जी आपका भी, शिव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फेस टू फेस उत्तर प्रदेश में इसी तरह हर एक मुद्दे पर मंथन हम करते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे। नमस्कार।